रहीम। मैं मलिक सैयद रसूल अमान एडवोकेट। आज लीगल पॉइंट में जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर एक्ट 1899 के मुताबिक इस्तेमाल होता है। और सबसे पहले स्टैम्प पेपर स्पेन में इस्तेमाल हुआ, यूएसए यूके से होता हुआ मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद आजकल पाकिस्तान में भी स्टैम्प पेपर इस्तेमाल हो रहा है। स्टैम्प पेपर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स पे टैक्स इम्पोज करती है और ड्यूटी इम्पोज करती है। हम वो ड्यूटी पे करते हैं और गवर्नमेंट हमारे लीगल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। स्टैम्प पेपर दो किस्म का होता है, जुडिशियल स्टैम्प पेपर और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर आमतौर पे कोर्ट फीस के लिए इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है और हम वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सूट्स में लगाते हैं। जो हम 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा जितनी भी मालियत का सूट होगा उस पे जो कोर्ट फीस है वो 15,000 रुपये लगेगी। और इन अदर वे जो कोर्ट फी एक्ट है उसके मुताबिक 7.5% कोर्ट फी लगती है। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें तमलीक है, जो गिफ्ट के मामलात हैं, और हिबा डीड है, सेल डीड है, और इसके अलावा पावर ऑफ अटार्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर ऑफ अटार्नी में जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी होता है वो भी स्टैम्प पेपर उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए तो वो मुख्तारनामा ख़ास होता है और वो भी स्टैम्प पेपर पे हम लिखते हैं। इसके अलावा जो मुख्तारनामा आम होता है, मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है उसकी सेल से रिलेटेड, उसके लीज यानी पटे से रिलेटेड, उसके मॉर्गेज यानी रेंट से रिलेटेड और रेंट वगैरह की कलेक्शन के लिए जो इख्तियारात दिए जाते हैं वो भी हम इसी स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं और वो मुख्तारनामा आम कहलाता है। कुछ जो मामलात हैं वो अगर 100 रुपये से ज़्यादा मालियत के एग्रीमेंट्स हों तो उनको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है और उनको रजिस्टर करवाया जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मली हम जिन चीज़ों में स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल नहीं करते वो खरीदो फरोख्त की पर्चियाँ वगैरह हैं जो नॉर्मल पेपर पे इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए स्टैम्प पेपर इस्तेमाल नहीं करते। आजकल जो है ई स्टैम्प पेपर इस्तेमाल हो रहा है जो कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट किया जाता है और उसमें जो 7 दिन की वैलिडिटी टाइम होता है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप कोई भी उस पर एग्रीमेंट लिखते हैं और उन्हीं डेटेड में लिखते हैं तो फिर वो वैलिड होता है और उन डेटों के अंदर अंदर आपके काम आता है और उन डेटों के अंदर अंदर होगा तो वैलिड होगा और प्रोसीडिंग में इस्तेमाल होगा। अदरवाइज अगर आप 7 दिन से ज़्यादा की डेट में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो इनवैलिड होगा, किसी काम का नहीं होगा और उसकी कोई वैल्यू या हैसियत नहीं होगी। तो पहले लोग जो है वो मैनुअल स्टैम्प पेपर होता था और उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई भी एग्रीमेंट कर लेते थे और फिर उसको बैक डेटेड में लिख के और बैक डेटेड का मफाद हासिल करते थे। तो आजकल जो है वो कंप्यूटराइज जनरेट होता है और उसकी वैलिडिटी टाइम 7 दिन है। इसके बाद जब भी आप कोई एग्रीमेंट के लिए लेते हैं तो वहाँ पे पर्पस और मकसद लिखा जाता है कि हम ये जो स्टैम्प पेपर है क्यों इशू कर रहे हैं और इसका बेसिक मकसद क्या है, हम क्यों हासिल करना चाहते हैं, वो लिखा जाता है। इसके अलावा वहाँ पे रजिस्टर भी होता है। रजिस्टर के अंदर एंट्री करवानी होती है और जो बंदा इशू करवा रहा है उसका वहाँ पे नाम और पता और थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है। वहाँ पे जो एग्रीमेंट आप लिख रहे हैं वहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन लगाएं, गवाह रखें, जिन गवाहान के नाम होंगे उनसे भी थंब इम्प्रेशन लगवाएं ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सके और कल को आपके काम आ सके। तो ये था हमारा स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर क्या है, स्टैम्प पेपर कितनी किस्म का होता है
और स्टैम्प पेपर का बेसिक मकसद क्या है, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया।